तो दोस्तों, आज की स्टोरी कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है जहां एक मासूम लड़की की जिंदगी पैदा होते ही अंधेरे के साथ बांधी गई थी। सोचो, अगर कोई ऐसी इनविजिबल पावर हो जो बचपन से आपके साथ रहे, आपको प्रोटेक्ट भी करे, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल ले ले, और सबसे डेंजरस बात, वो आपको किसी और का होने ही ना दे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मरियम दी अनटोल्ड स्टोरी, एक ऐसी इंडोनेशियन रियल हॉरर स्टोरी जहाँ एक लड़की का रिश्ता इंसान से नहीं बल्कि किंग ऑफ ऑल जिन से जुड़ जाता है। और बिलीव करो, इस स्टोरी का एंडिंग ट्विस्ट इतना शॉकिंग है कि आप लास्ट तक ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा इस डार्क और डिस्टर्बिंग जर्नी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ एक औरत लेबर पेन में होती है और कुछ ही देर बाद एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही बच्ची पैदा होती है, उसकी आंखें एक सेकंड के लिए रेड ग्लो करती हैं। माँ उसका नाम रखती है मरियम। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी। मरियम के साथ पैदा हुआ था एक और साया, एक इनविजिबल प्रेजेंस जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये था किंग ऑफ ऑल जिन्स। बचपन से ही वो जिन मरियम के साथ रहता, उसके साथ खेलता, उसकी हर छोटी बात पूरी करता। लेकिन एक कंडीशन थी, मरियम किसी और बच्चे के साथ नहीं खेल सकती थी। जैसे जैसे मरियम बड़ी होती है, वो स्कूल जाना स्टार्ट करती है, लेकिन उसका ये इनविजिबल कंपेनियन उसे कभी छोड़ता नहीं, बल्कि और ज़्यादा क्लोज हो जाता है। स्कूल के बच्चे अक्सर मरियम को अकेले खेलते देखते और उसे किसी इनविजिबल चीज़ से बात करते हुए भी सुनते। धीरे धीरे सब लोग कहने लगते हैं, मरियम शैतान की दोस्त है। एक दिन मरियम अपने उस जिन से कहती है, सब कहते हैं तुम बुरे हो, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम मुझे चॉकलेट्स के लिए पैसे भी देते हो। वो सच में उस जिन को अपना दोस्त समझने लगती है। फिर एक दिन जब कुछ बच्चे उसका मजाक बना रहे होते हैं, मरियम उनके पास जाके कहती है, मेरा दोस्त मुझे प्यार करता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इस मोमेंट पर मरियम की आवाज़ चेंज हो जाती है। उसका टोन, उसका एक्सप्रेशन, सब कुछ अलग हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं। अगला सीन और भी डिस्टर्बिंग है। क्लास चल रही होती है, टीचर सबको पढ़ा रही होती है और मरियम का जिन उसकी नोटबुक पर लिखकर उसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। टीचर मरियम से एडम और ईव के बारे में पूछती है, लेकिन मरियम सडनली एक अजीब ट्रांस में चली जाती है और इफ्रित के बारे में बोलना स्टार्ट करती है, जैसे वो उसकी तारीफ कर रही हो। बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन अगला ही सेकंड सब कुछ चेंज हो जाता है। क्लास के सारे बच्चे एक साथ पोजेस्ड हो जाते हैं और एक एक करके खुद को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सीन इतना हॉरिफाइंग होता है कि मरियम खुद भी डर जाती है। वो चीख कर कहती है, तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरे हो। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि उसका दोस्त उतना अच्छा नहीं है जितना वो समझ रही थी। घर आने के बाद उसकी माँ एक रिलीजियस हीलर यानी उस्ताद जी को बुलाती हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आते हैं और प्रेयर स्टार्ट करते हैं। वो जिन से उसका नाम पूछते हैं और फिर एक हैवी डार्क वॉइस आती है, मैं इफ्रित हूँ, किंग ऑफ ऑल जिन्स। वो कहता है, ये लड़की मेरी है, मैं इसके साथ पैदा हुआ हूँ और कभी इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। उस्ताद जी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनके स्टूडेंट्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वो जख्मी हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब मरियम खुद पोजेस्ड होकर उस्ताद जी के सामने आती है और एक ईवल स्माइल के साथ उनको देखती रहती है। लेकिन उस्ताद जी अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखते हैं और कुछ देर बाद मरियम बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो टेम्परेली नॉर्मल लगती है। उस्ताद जी उसकी माँ को समझाते हैं कि जिन किसी भी फॉर्म में इंसान के अंदर आ सकते हैं और मरियम का केस नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं, ये इफ्रित है, एक बहुत पावरफुल और एंशिएंट जिन जो इंसानों से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। इसका साइज और पावर जिन की दुनिया में माउंटेन से भी ज़्यादा बताया जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ एक अटैचमेंट नहीं, ये एक ऑब्सेशन है। अब मरियम की माँ पूछती है, क्या मेरी बेटी कभी ठीक हो पाएगी? और यहीं से स्टोरी और ज़्यादा डार्क और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोजेशन नहीं, ये एक ऐसी बॉन्ड है जो जन्म से शुरू हुई है और शायद मौत तक ख़त्म नहीं होगी। आगे क्या होता है? क्या मरियम इस इफ्रित से कभी आज़ाद हो पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है? ये ट्विस्ट आपको लिटरली शॉक कर देगा। और ये जिन मरियम के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड था कि उस पर कोई भी पावर जल्दी अफेक्ट नहीं करती। लेकिन उस्ताद जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका मानना था कि अल्लाह के करम से इंसान का दर्जा जिन से ऊपर है। इसीलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह इफ्रित को मरियम से दूर कर सके और उसकी जिंदगी बचा सकें।
उस्ताद जी के पास एक लड़का भी सीखने आता था जिसका नाम था फरहान। फरहान अक्सर मरियम की कंडीशन को ऑब्जर्व करता रहता और अंदर ही अंदर उसे मरियम के लिए बहुत बुरा लगता। वक्त धीरे धीरे गुजरता है और मरियम अब बड़ी हो चुकी होती है। अब वो एक फिश शॉप पर काम करती है जो मिस्टर तौफीक की होती है। यहाँ उसके साथ एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम है बगास। बगास को मरियम पसंद होती है और एक दिन वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। एक दिन मरियम रेडी होकर काम पर जा रही होती है। बगास उसे पिक करने आता है, लेकिन जैसे ही मरियम घर से निकलती है, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन वहीं रह जाता है और वो रिफ्लेक्शन असल में मरियम नहीं होता, वो होता है इफ्रित, जो अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। रास्ते भर मरियम एक अजीब सा आदमी नोटिस करती है जो हर जगह उसे फॉलो करता हुआ नजर आता है, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। ये चीज मरियम को अंदर से डिस्टर्ब करने लगती है। शॉप पर पहुंचने के बाद अदी नाम का लड़का उसे मिलता है जो कभी उसका स्कूलमेट था। वही दिन याद है जब सब बच्चे पोजेस्ड हो गए थे। उस दिन अदी ने अपना सर एक कील पर मार लिया था और उसका निशान आज भी उसके चेहरे पर मौजूद है। अदी बगास को ताने देता है और साथ ही 2 लड़कियां भी मरियम का मजाक बनाती हैं। वो कहती हैं, बगास, तुम मरियम के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन उसका जिन दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे साथ भी अदी जैसा या उससे भी बुरा कर सकता है। फिर वो नेकलेस का भी जिक्र करती हैं और कहती हैं कि जिन भी मरियम को गिफ्ट्स और पैसे देता रहता है। दूसरी लड़की फौरन उसे रोक देती है कि ज्यादा ना बोलो, वरना जिन उन दोनों के साथ भी कुछ बुरा कर सकता है। तभी बगास आता है और बताता है कि आज फिश कम है, इसलिए शाम को पास के वेयरहाउस से और फिश लेनी पड़ेगी। ये सुनकर एक लड़की डर जाती है क्योंकि उसने अभी अभी मरियम का मजाक उड़ाया था। लेकिन बगास किसी की नहीं सुनता और डिसाइड करता है कि मरियम भी एक लड़की के साथ वेयरहाउस जाएगी। शाम को अदी, बगास, मरियम और एक लड़की वेयरहाउस जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर एक शॉकिंग चीज होती है। उन्हें मरियम पोजेस्ड नजर आती है। तीनों इतना डर जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। इसी बीच वेयरहाउस के अंदर असली मरियम एक लड़की के साथ होती है और वो पूछती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? मरियम हैरान होकर कहती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गए। मतलब एक ही वक्त पर मरियम 2 जगह पर थी। थोड़ी देर बाद न्यूज़ मिलती है कि वेयरहाउस में गए सब लोग पोजेस्ड हो गए हैं। सब लोग वहां भागते हैं और देखते हैं कि तीनों अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, तड़प रहे हैं और खून की उल्टियां कर रहे हैं। ये सीन देखकर मरियम टूट जाती है। वो रो रो कर चीखने लगती है, इफरत बस करो, उन्हें छोड़ दो, प्लीज स्टॉप। और अजीब बात ये होती है, जैसे ही मरियम कहती है, तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। बाद में सब मिस्टर तौफीक को बताते हैं कि मरियम एक ही वक्त में 2 जगह पर थी। ये सुनकर मिस्टर तौफीक डर जाता है। वो मरियम से कहता है, लोग सही कहते हैं, तुम्हारे साथ शैतान है और मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दे सकता। मरियम ये सुनकर टूट जाती है। वो कहती है कि उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मिस्टर तौफीक उसकी एक नहीं सुनता। तभी बगास आगे आता है और कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मरियम का कोई फॉल्ट नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे जॉब से निकाल देना। ये सुनकर मिस्टर तौफीक मान जाता है। बाद में बगास मरियम को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कहता है, मैंने सब कुछ देखा है, फिर भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। मरियम कहती है, अब तुम भी मुझसे दूर हो जाओगे। लेकिन बगास कहता है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर पहली बार मरियम को किसी इंसान पर ट्रस्ट फील होता है। घर पहुंचकर बगास उसकी माँ से बात करता है और सब कुछ बता देता है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें पता है ना मरियम के साथ क्या है? बगास कहता है, हाँ, और फिर भी मैं उसके साथ हूँ। ये सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है कि उनकी बेटी को कोई सच में केयर करने वाला मिल गया है। रात को मरियम अपने रूम में होती है और उस्ताद जी की दी हुई एक स्पेशल प्रेयर को देखती है। उस्ताद जी ने उसे कहा था, तुम इफरित को देख सकती हो, लेकिन ये बहुत रिस्की है, क्योंकि जिन इंसान की क्यूरियोसिटी को फील कर लेते हैं और फिर वो उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये था, अगर मरियम इफरित को देख लेती है तो क्या वो उसे कंट्रोल कर पाएगी, या फिर ये क्यूरियोसिटी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन जाएगी? अगर मरियम इफरित को देख लेती तो शायद ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो सकता था, लेकिन ये एक डू और डाई सिचुएशन थी, एक ऐसी लाइन जिसके बाद वापस आना मुमकिन नहीं होता। मरियम एक पल के लिए सोचती है कि उसे इफरित का सामना करना चाहिए, लेकिन डर उसे रोक देता है। रात होती है, वो सोने लगती है। तभी अचानक उसके रूम का ड्रॉअर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। वो डर कर उठती है, उसे बंद करती है और दोबारा लेट जाती है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो ड्रॉअर फिर से ज़ोर से खुल जाता है। इस बार मरियम उठकर चेक करती है और अंदर एक नोट मिलता है।
जिस पर लिखा होता है आई विल प्रोटेक्ट यू। ये नोट इफ़रित ने लिखा होता है। इसका मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं था, ये एक वार्निंग भी थी। एक तरफ वो कह रहा था मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं, और दूसरी तरफ वो बागास की बात का मजाक उड़ा रहा था जो कहता था कि वो मरियम को प्रोटेक्ट करेगा। ये देखकर मरियम और ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करती है। तभी रूम में अजीब सी हलचल होने लगती है। कर्टन के पीछे से एक बड़ा, डार्क और हॉरिफाइंग शैडो बाहर आता नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ रूम में आती है वो शैडो गायब हो जाता है। माँ पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मरियम टूट कर कहती है मैं थक गई हूँ, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। उसकी माँ उसे बताती है कि बागास ने उनसे बात की थी और उस्ताद जी से भी कंसल्ट किया गया था और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन सही हो सकता है। अगला दिन मरियम बागास से पूछती है और बागास कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मरियम डर जाती है कि कहीं इससे बागास को कोई नुकसान ना हो, लेकिन बागास फुल कॉन्फिडेंस से कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मरियम को नहीं पता था कि उनकी ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। शाम को जब बागास उसे घर छोड़ता है तो उसके पीछे मरियम के रूप में इफ़रित भी आ जाता है। अगली सुबह मरियम की माँ उठकर बाहर आती है और उसी वक्त इफ़रित मरियम के पास आता है और गुस्से में बागास का दिया हुआ नेकलेस उसके गले से निकालकर फेंक देता है। ये जेलसी थी, ये पोजेसिवनेस थी। तभी मरियम की आंख खुलती है, वो नीचे गिरा हुआ नेकलेस देखती है और बाहर से आवाज़ सुनकर विंडो ओपन करती है। बाहर बागास खड़ा होता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहा होता। गांव के लोग भी जमा हो जाते हैं और बागास की माँ भी वहाँ आ जाती है। बागास अचानक अपनी ज़बान खुद काट देता है, फिर अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना स्टार्ट करता है और देखते ही देखते वो अपनी जान ले लेता है। ये सब मरियम के सामने होता है और इस मोमेंट पर मरियम अंदर से कम्प्लीटली टूट जाती है। जिस इंसान ने उसे सच्चा प्यार दिया था वो उसके सामने मर जाता है। फ्यूनरल के वक्त बागास की माँ मरियम को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराती है और सबके सामने उसे जलील करके वहाँ से भगा देती है। ग्रेवयार्ड में उस्ताद जी भी मौजूद होते हैं और ये सब देखकर वो समझ जाते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। तभी इफ़रित एक छोटी बच्ची को पजेस करके उस्ताद जी से बात करता है। वो कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। उस्ताद जी जवाब देते हैं जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे नहीं। दूसरी तरफ मरियम की माँ उसे घर ले आती है। मरियम अब इतनी टूट चुकी होती है कि वो अपनी लाइफ खत्म करने का सोचती है। वो ट्राई भी करती है, लेकिन उसकी माँ वक्त पर उसे रोक लेती है। तभी उस्ताद जी वहाँ आते हैं और मरियम को समझाते हैं तुम हार नहीं मान सकती, क्योंकि इफ़रित यही चाहता है। उन्हें महसूस होता है कि इफ़रित उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो उसे चैलेंज करते हैं। इंसान जिनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शाम को उस्ताद जी अपने घर में प्रेयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मरियम के रूम में इफ़रित भी उनके साथ साथ वही प्रेयर्स रिपीट करता है, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। फिर वो सामने आता है और कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे और ना ही कभी हरा पाओगे। अगली तरफ मरियम अपने घर में सोती है और उसके पास उस्ताद जी आते हैं। वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। ये असल उस्ताद जी नहीं होते, ये उनकी रूह होती है। मतलब इफ़रित उन्हें मार चुका होता है। मरियम ये सुनकर पैनिक हो जाती है। अब मेरी मदद कौन करेगा? उस्ताद जी कहते हैं मदद सिर्फ ऊपर वाला करता है, हम सिर्फ एक जरिया थे। अगले दिन उनका फ्यूनरल होता है। मरियम और उसकी माँ वहाँ होती हैं। मरियम अब बिल्कुल अकेली हो चुकी होती है। घर आकर वो चीखने लगती है इफ़रित तुम चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? वो गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगती है। तभी उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है स्टे विथ मी, यानी इफ़रित चाहता था कि मरियम सिर्फ उसकी हो जाए। ये देखकर मरियम कंट्रोल लूज कर देती है और अपनी रिस्ट कट करने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे फिर से रोक लेती है। इस बार वो उसे बेड से बांध देती है ताकि वो खुद को हर्ट ना कर सके। रात होती है। मरियम की आंख अचानक खुलती है और उसके सामने फाइनली इफ़रित खड़ा होता है, डार्क, टेरिफाइंग और धीरे धीरे उसके पास आता हुआ। अब मरियम के पास दो रास्ते थे, या तो वो इस डर के साथ जीती रहे या फिर हमेशा के लिए इस सब को खत्म कर दे। और अगले दिन मरियम एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस स्टेप बनने वाला था। मरियम जब अपनी लाइफ खत्म करने के लिए पानी में जाने लगती है, तभी लास्ट मोमेंट पर फरहान वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। इसी वक्त इफ़रित की आवाज गूंजती है मरियम सिर्फ मेरी है। लेकिन फरहान डरता नहीं, वो सीधा जवाब देता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। वो फौरन मरियम की माँ को बुलाता है और कुछ देर बाद मरियम होश में आती है। फरहान उसे अपने बारे में बताता है और कहता है उस्ताद जी ने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की और मैं भी वही करूंगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी सिंपल नहीं थी। घर वापस आने के बाद भी इफ़रित मरियम को हर्ट करता रहता है। दूसरी तरफ फरहान ग्रेवयार्ड में होता है,
जहां वो उस्ताद जी का लास्ट लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है, फरहान, सिर्फ सिंसियर और प्योर लव ही मरियम को शील्ड कर सकता है। ये लाइन सब कुछ चेंज कर देती है। तभी इफरित फरहान के सामने डिफरेंट फॉर्म्स में आकर उसे डराता है और कहता है, तुम मरियम को नहीं बचा पाओगे बल्कि खुद भी मर जाओगे। लेकिन फरहान फिर भी नहीं रुकता। दूसरी तरफ मरियम को भी इफरित नजर आता है, जो उसे अपनी डार्क वर्ल्ड में ले जाता है। वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि अचानक नींद से जग जाती है। अगला दिन मरियम काम पर होती है, जहाँ 2 लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती हैं। तभी मरियम सडनली पोजेस्ड हो जाती है और एक लड़की को गर्म पानी की भट्टी में धकेलने लगती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर फरहान वहां आ जाता है और प्रेयर्स पढ़कर मरियम को नॉर्मल कर देता है। बाद में फरहान उसे अपनी प्रेयर बीट्स देता है और कहता है कि वो रेगुलरली प्रेयर्स करे। घर वापस आकर मरियम को हर जगह दीवारों पर इफरत के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जो आग की तरह जल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रेयर्स पढ़ती है, वो आग खुद ब खुद गायब हो जाती है। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जो इफरत ने उसके लिए छोड़ा होता है। उसके अंदर एक और लव लेटर होता है। मरियम गुस्से में उस बॉक्स को आग में फेंक देती है, लेकिन वो वापस आ जाता है। वो दोबारा फेंक देती है, लेकिन वो फिर से लौट आता है, जैसे इफरत कह रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर इफरत सीधा उसे कहता है, तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगी? मैं तुम्हें जल्दी ही अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर मरियम मेंटली ब्रेक डाउन होने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे संभाल लेती है। बाद में मरियम फरहान से मिलती है और उसे सब नोट्स और गिफ्ट्स दिखाती है। फरहान ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, इफरत शुरू से ऐसा नहीं था। मरियम पूछती है, मैं क्या करूं? फरहान कहता है, हम मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। अगला दिन मरियम घर पर होती है और उसकी माँ बाहर गई होती है। कुछ पड़ोस की औरतें फरहान को घर आते देख लेती हैं और वो भी अंदर आ जाती हैं, लेकिन अंदर उनका सामना इफरीत से होता है और वो सब वहां से जिंदा नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ फरहान ग्रेवयार्ड में होता है और सोच रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो। तभी उसे एक शैडो फील होती है, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। फिर उसे खबर मिलती है कि गांव के लोग मरियम को मारने के लिए उसके घर के बाहर जमा हो गए हैं। फरहान फौरन वहां पहुंचता है और सबको समझाने की कोशिश करता है। इस चक्कर में उसे चोट भी लगती है। बाद में फरहान मरियम से एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसका मानना होता है कि शायद इससे इफरीत पीछे हट जाए, लेकिन इसी वक्त इफरीत मरियम को पोजेस कर लेता है और उसकी जुबान से बोलता है, मैं किसी को भी मरियम से शादी नहीं करने दूंगा। मैं सबको मार दूंगा, लेकिन इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फरहान फिर भी कहता है, मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो प्रेयर से मरियम को नॉर्मल कर देता है। रात को मरियम अपनी माँ से कहती है, कहीं फरहान को कुछ हो ना जाए। उसकी माँ कहती है, तुमने बहुत दर्द देखा है, तुम्हें भी प्यार मिलना चाहिए। अगला दिन मरियम फरहान से मिलती है और कहती है, तुम मुझसे सिंपैथी में शादी कर रहे हो। फरहान कहता है, नहीं, ये प्यार है और प्यार ही सब कुछ ठीक करेगा। बिकॉज इफरीत ये मानता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ अल्लाह के लिए प्यार करता हूँ। मरियम ये सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन घर वापस आकर फिर से दीवारों पर जलते हुए वर्ड्स नजर आते हैं। इफरीत की आवाज़ आती है, फरहान का प्यार झूठा है। लेकिन इस बार मरियम स्ट्रांग रहती है और प्रेयर्स करके खुद को कंट्रोल करती है। अगला दिन उनकी शादी का दिन होता है। सब तैयार होते हैं, लेकिन अचानक मरियम गायब हो जाती है। उसकी माँ पैनिक होकर फरहान को बताती है। फरहान कहता है, रिचुअल स्टार्ट करो, एक बार शुरू हो गए तो आधी शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ मरियम होश में आती है और देखती है कि वो जिन की दुनिया में है। वहाँ उसे अपनी पास्ट की झलक दिखती है कि कैसे इफरीत ने उसे पैदा होने से पहले ही चूज कर लिया था। ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं था, ये एक प्लान्ड बॉन्ड था। मरियम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इफरीत उसके पीछे होता है। दूसरी तरफ फरहान शादी की रस्में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है। मरियम उसकी आवाज़ सुन पा रही होती है, लेकिन फरहान के आसपास सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है। लोग बीमार होने लगते हैं, उसकी अपनी तबीयत भी खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक फाइनल बैटल थी, लव वर्सेस डार्कनेस। फरहान अपनी सारी हिम्मत जमा करके शादी की रस्में कंटिन्यू रखता है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो रही हो, चाहे आसपास सब कुछ टूट रहा हो। दूसरी तरफ इफरीत मरियम को पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है, तुम किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी हो। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा होता है। मरियम को शादी की रस्में सुनाई दे रही होती हैं और वो उन्हें फरहान के साथ साथ रिपीट करना स्टार्ट करती है, जैसे दो दुनियाओं के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन गया हो। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ सब कुछ डिसाइड हो जाता है। उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और उसी पल इफरीत हार जाता है। लेकिन सवाल ये है, इतना पावरफुल इफरीत हार कैसे गया?
यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग रीजन समझ आते हैं। पहला, इफरीत को अपनी पावर पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी मरियम को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फरहान ने वो करके दिखा दिया। वो बिना डरे उसके साथ खड़ा रहा। दूसरा, इफरीत मरियम को कंट्रोल करता आ रहा था, पैदा होने से भी पहले। मरियम का डर उसकी वीकनेस, इफरीत की स्ट्रेंथ बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही मरियम ने हिम्मत दिखाई, उसका डर खत्म होना शुरू हुआ और इफरीत की पावर धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि इफरीत डर पर फीड करता था। और अब ना मरियम डर रही थी ना फरहान। तीसरा और सबसे पावरफुल रीजन, इफरत मरियम के साथ हमेशा रहना चाहता था, लेकिन शादी के बाद उनका रिश्ता एक सीक्रेट बॉन्ड बन गया। एक ऐसा बॉन्ड जहां खुदा की मोहर लग चुकी थी और कोई भी डार्कनेस उस मोहर को तोड़ नहीं सकती। चाहे इफरत कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। शादी के बाद मरियम और फरहान अपनी लाइफ नॉर्मल जीने की कोशिश करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, लेकिन इफरत कभी गया ही नहीं। वो अब भी उनके आसपास रहता है, मरियम के साथ ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो उसे पहले की तरह हर्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ देख सकता है, महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरी कहानी खुद मरियम सुना रही होती है। जी हाँ, ये एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी है और आज भी मरियम इफरत का नाम लेने से डरती है, क्योंकि वो कहती है कि वो आज भी उसे अपने आसपास फील करती है। और इसी के साथ मरियम दी अनटोल्ड स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। रिव्यूज एंड रेटिंग्स। मरियम दी अनटोल्ड स्टोरी में हम देखते हैं मरियम को, जो बचपन से ही एक जिन इफरत की हॉन्ट में है। 26 साल की साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल टॉर्चर, मिस्टीरियस लेटर्स और फियर का कॉम्बिनेशन स्टोरी को इंटेंस बनाता है। फिल्म मरियम की करेज, फेथ और लव को टेस्ट करती है। रिव्यूज एंड ऑडियंस रिएक्शंस। IMDb 5.5/10, अर्ली ऑडियंस वोट्स, सोशल मीडिया बज़ 6.9 to 7.4/10, इंस्टाग्राम पोस्ट्स अर्ली 2026, लेटरबॉक्स्ड। क्लरिस्टा तूफान का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विजुअल्स रॉ और स्कैरी और स्टोरी रियल लाइफ इंस्पिरेशन से और ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। फिल्म बिल्कुल टेरिफाइंग है और रियल इंसिडेंट का बेस इसे यूनिक और स्कैरी बनाता है। डार्क एटमॉस्फेयर और हॉन्टिंग फीलिंग, हॉरर फैंस के लिए मस्ट वॉच। मरियम हॉरर और रियल लाइफ ट्रॉमा को परफेक्टली मिक्स करती है, रॉ, इंटेंस और यादगार। स्ट्रेंथ्स, डार्क और इंटेंस हॉरर एटमॉस्फेयर, लेट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनल डेप्थ, रियल लाइफ इंसिडेंट का टच स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। सिनेमैटिक विजुअल्स, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का मिक्स काफ़ी अननर्विंग। वीकनेसेस, थोड़ी पेसिंग अनइवन लग सकती है, कैजुअल हॉरर व्यूअर्स के लिए इंटेंस हो सकता है, कुछ प्लॉट एलिमेंट्स प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। वर्डिक्ट, ओवरऑल मरियम दी अनटोल्ड स्टोरी एक चिलिंग इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर है जो सुपरनैचुरल फियर और रियल लाइफ इमोशनल स्ट्रगल को कंबाइन करती है। अर्ली रेटिंग्स मिक्स्ड है, लेकिन लीड परफॉर्मेंस, हॉरर इंटेंसिटी और रियल लाइफ इंस्पिरेशन की वजह से ये फिल्म हॉरर फैंस के लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। ओवरऑल रेटिंग IMDb 5.5/10, सोशल मीडिया बज़ 6.9 to 7.4/10, फैन इंप्रेशंस लेटरबॉक्स्ड 8/10। रेकमेंडेड फॉर हॉरर लवर्स, सुपरनैचुरल थ्रिलर फैंस और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड इंटेंस स्टोरी देखने वाले व्यूअर्स। तो दोस्तों, ये थी मरियम द अनटोल्ड स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं देती, बल्कि ये भी दिखाती है कि रियल पावर किस चीज़ में होती है। कभी कभी डार्कनेस कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और सच्चा प्यार हो तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मरियम के मुताबिक इफरत आज भी उसके आसपास है और शायद हमारे आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमें देख रही होती हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। और अगर आप ऐसे ही रियल हॉरर और माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप मरियम की जगह होते तो क्या आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते।